जहां इंसान इंसानों से लड़ते थे और इंसान जानवरों से भी लड़ते थे। रोम के ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट से लेके स्वीडन के जिम्नास्टिक्स तक जब बीजिंग ओलंपिक्स कराए गए तो उसमें 51 गोल्ड मेडल हासिल करके कैंपस मार्टियस जैसी जगहों पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। पैलेस्ट्रा जिसे रेसलिंग स्कूल बोलते थे और जिम्नेजियम जैसे नॉलेज के सेंटर्स थे। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि हेल्दी बॉडी और स्ट्रॉन्ग माइंड फिजिकल एजुकेशन के अलग अलग मॉडल्स को डेवलप कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हजारों साल पहले स्टार्ट हुआ, जब इंसान सिर्फ जिंदा रहता था और जिंदा रहने के लिए सिर्फ शिकार करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि हेल्दी बॉडी और स्ट्रॉन्ग माइंड दोनों मिलके ही हमें सोसाइटी में आगे लेके जाते हैं। ये कहानी है फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री की, एक कहानी जिसमें ग्रीस के ओलंपिक से लेके चाइना के मार्शल आर्ट तक, रोम के ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट से लेके स्वीडन के जिम्नास्टिक्स तक और मॉडर्न यूएसए के फिटनेस मूवमेंट तक सब कुछ शामिल है। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था बहुत सारे बेसिक्स और बहुत सारी हिस्ट्री, और आज का ये हमारा दूसरा पार्ट है। किसी ने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो जरूर जाके देख लेना आप लोग। तो आज की जो कहानी की शुरुआत है वो है हमारे ग्रीस से। ग्रीस जहां पर माना जाता है बर्थ प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लगभग 3000 साल पहले ग्रीस के दो शहर, एक आपका स्पार्टा और एथेंस, फिजिकल एजुकेशन के अलग अलग मॉडल्स को डेवलप कर रहे थे। जहां बचपन से ही बच्चों को सोल्जर बनाया जाता था। रेसलिंग, पेनक्रेशन और जंपिंग जैसे गेम्स उनके सिलेबस में हुआ करते थे। डिसिप्लिन और ओबीडियंस ही सबसे बड़ा एम था यहाँ का। दूसरी तरफ था एथेंस। यहाँ एजुकेशन ऑल राउंड थी। फिलोसॉफी, म्यूजिक, आर्ट के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी कंपलसरी था। पैलेस्ट्रा जिसे रेसलिंग स्कूल बोलते थे और जिम्नेजियम जैसे नॉलेज के सेंटर्स थे। पेंटाथलॉन यहाँ पर सबसे पॉपुलर था, जिसमें जंपिंग, जेवलिन, डिस्कस थ्रो, रनिंग और रेसलिंग शामिल थे। और फिर आया गोल्डन एज, जहाँ सोक्रेट्स, प्लाटो और एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने बोला कि माइंड और बॉडी दोनों का बैलेंस ही रियल एजुकेशन। फिर आता है आपका रोम, जहां पर रोमन्स ने फिजिकल एजुकेशन को मिलिट्री और एंटरटेनमेंट के साथ में जोड़ा। कैंपस मार्टियस जैसी जगहों पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और यहां पर यूथ को मोटिवेट किया जाता था मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। ग्लैडिएटोरियल फाइट जैसे इवेंट्स यहाँ हुआ करते थे, जहाँ इंसान इंसानों से लड़ते थे और इंसान जानवरों से भी लड़ते थे। चैरियट रेस जैसे यहाँ पर बहुत फेमस थे और ये सब उनके लिए एक तमाशा बन गया था। डॉक्टर्स जैसे गैलन ने हेल्थ और एक्सरसाइज पे और रिसर्च में यहाँ पर अपना योगदान दिया। और रोमन्स के लिए फिजिकल एजुकेशन का असली मतलब था एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर और एंटरटेन पब्लिक। अब आगे बढ़ते हैं स्वीडन और डेनमार्क की ओर। स्वीडन और डेनमार्क जिन्हें जिम्नास्टिक्स का रिवॉल्यूशन करने के लिए तवज्जो दी जाती है। 19वीं सदी में यूरोप ने फिजिकल एजुकेशन को साइंस के साथ कनेक्ट किया और स्वीडन के पर हेनरिक लिंग, जिन्हें फादर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने कैलेस्थेनिक्स और मेडिकल जिम्नास्टिक्स इंट्रोड्यूस किए। आगे बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क का रुख करें तो डेनमार्क के फ्रेंच नाइटिंगेल ने फिजिकल एजुकेशन को स्कूल्स और आर्मी में कंपलसरी बनाया। यही वो वक्त था जब यूरोप में फिजिकल एजुकेशन एक ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट बन गया और जो आज स्कूल्स में आप एक ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट की तरह फिजिकल एजुकेशन को देखते हैं वो यहीं से आया है। रुक कर लेते हैं एक बार जर्मनी का। जर्मनी जिसको आप तानाशाह के नाम से भी जानते हैं, जहां पर हिटलर रहे थे। जर्मनी में टर्नओवराइन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जर्मनी के फ्रेडरिक यान, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन भी कहा जाता है, उन्होंने 1811 में बर्लिन में पहला ओपन एयर जिम्नेजियम खोला। एक्चुअली में जिम्नेजियम क्या था वो भी बता देता हूँ। जो आज की टाइम में आप जिम देखते हैं, जिम की फुल फॉर्म एक्चुअली में जिम्नेजियम होती है, जहां पर एक्सरसाइज की जाती है। इसकी शुरुआत 1811 में ही हुई थी, जहां पर हमारे फ्रिस, फ्रे और फ्रोलिक, उनका नारा था बोल्ड, फ्री, जॉयफुल और पॉयस। और दोस्तों यहीं से जिम्नास्टिक्स आपका टर्नओवराइन क्लब से होते हुए यूरोप और अमेरिका तक पहुंचा। तो जो आज आप जिम्नेजियम्स और जिम्स देखते हैं, इनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड जिसे बोला जाता है स्पोर्ट्स की जन्मभूमि, क्यों?
क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी जगह थी जहां पर बॉल गेम्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, ये सारे गेम यहीं से निकले हैं। आर्कब्लेड मैक्लेरियन ने ब्रिटिश आर्मी के लिए फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग को डिजाइन किया और आर्कब्लेड मैक्लेरियन एक बहुत ही बड़ा चेहरा है इंग्लैंड का, और इन्होंने आर्मी के बाद में स्कूल्स में भी फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। विक्टोरियन एज आते आते स्पोर्ट्स ने कैरेक्टर बिल्डिंग और फेयर प्ले को सिंबल बनाया। अब हम ऐसे देश की ओर चलते हैं जिसे आज दुनिया सुपर पावर की नजर से देखती है। जी हाँ, यूएसए ने फिजिकल एजुकेशन बहुत लेट स्टार्ट करी। यूएसए ने 19वीं और 20वीं सदी में फिजिकल एजुकेशन को प्रोफेशनल बनाया। यहाँ पर बहुत सारे फेमस फिजिकल एजुकेशनिस्ट जैसे कि ड्यूडले, सार्जेंट ने एंथ्रोपोमेट्री और एक्सरसाइज मशीन्स का इन्वेंशन किया। 1960 में प्रेसिडेंट जो यहाँ के केनेडी थे, उन्होंने फिटनेस को नेशनल मिशन बनाया, और डॉक्टर क्रिथ एच कूपर, जिन्हें फादर ऑफ एरोबिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने ही कूपर्स रन एंड वॉक टेस्ट इजाद किया था। आज यूएसए के स्कूल में हर वीक में 150 से 225 मिनट फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है। तो यूएसए में इतनी सारी चीजें हो रही थी। आप ये देखो कि यूएसए ने कितनी लेट स्टार्ट किया, और यूएसए में आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और रिसर्च पे ध्यान दिया जाता है। इंडिया को भी इस पे फोकस करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब एक ऐसे देश की बात करते हैं जो भारत का पड़ोसी है, चाइना में मार्शल आर्ट और मॉडर्न स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा तवज्जो मिली। कन्फ्यूशियस एक बहुत अच्छे फिलोसोफर रहे हैं चाइना के, जिन्होंने एक बात आप सभी को बताई है कि अगर आपके मन में कोई सवाल आता है और आप उसे पूछते हैं तो आप एक बार बेवकूफ कहलाएंगे, लेकिन अगर आप उसे नहीं पूछते हैं, आप पूरी जिंदगी बेवकूफ बने रहेंगे। तो कन्फ्यूशियस के टाइम से ही चाइना ने फिजिकल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी। आर्चरी हो, मार्शल आर्ट हो या जिंगजो, एक मेडिटेशन टाइप प्रैक्टिस होती है जिसमें मेडिटेशन करते हैं, ये सब चाइना के सिस्टम का पार्ट था। मॉडर्न चाइना ने 1995 में लॉ ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पास किया। जी हाँ, इसी ने चाइना का चेहरा बदल दिया स्पोर्ट्स के मामले में, क्योंकि इसमें स्कूल्स में एकेडमिक सब्जेक्ट बनाया गया, फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी किया गया, स्पोर्ट्स को कंपलसरी किया गया। और आपको एक बात बता दूं, सन 2008 जो बीजिंग के ओलंपिक्स हुए थे, इससे पहले स्पोर्ट्स में उतना बेहतरीन चेहरा चाइना का नहीं था। लेकिन 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स कराए गए तो उसमें 51 गोल्ड मेडल हासिल करके चाइना ने अपना स्पोर्ट्स डोमिनेंस पूरी दुनिया को दिखाया। तो इससे भारत को भी सबक लेना चाहिए कि हमें भी दूसरे देशों से सीख लेके और अपने स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल एजुकेशन सिस्टम फिटनेस और हेल्थ एजुकेशन साथ ही साथ स्पोर्ट्स पर फोकस करता है। स्पोर्ट्स का पूरा चेहरा इस ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने बदल के रख दिया। अब यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं और एक से एक प्लेयर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। सेम ऐसा ही हूबहू इंडिया में भी है IIS। इसके बारे में बात करेंगे जब हम इंडियन फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आइए वापस से चलते हैं टॉपिक पर। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने चेहरा बदल दिया। उसके बाद में क्लाइमेट और स्पोर्ट्स एंथुसियाज्म ने इस देश को एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी एक लंबी सफर की कहानी जिसमें हमने ह्यूमन सर्वाइवल से लेके मॉडर्न ओलंपिक्स तक, फिजिकल एजुकेशन ने एक कल्चर से लेके साइंस तक का सफर तय किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। मैं मोनू मधुकर आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। फिर मैं वादा करता हूँ तीसरे पार्ट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में मैं इंडिया की हिस्ट्री की बात करूंगा, जहां पर हम गहराई से पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक का सफर, कैसे एक स्पोर्ट्स कल्चर बना और किस तरीके से हमें आगे और फोकस करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।